स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही शानदार प्रोफाइल का शॉर्टकट लेकर आए हैं आपके सामने। जी हाँ, एक बहुत ही मजेदार चीज है जो आज आप सीखने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है और किस प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं, जरा उस पर गौर कर लेते हैं मेरे बच्चे। आज हम बात कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। जी हाँ, एरिया अंडर द कर्व आप सबको पता है बहुत ही काम का चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो 100% आता है, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो। और सबसे बड़ी बात जो है, आज हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के इनवर्स एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, यानी x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b, दो वर्टिकल लाइंस, x एक्सिस जो हमारा हॉरिजॉन्टल बाउंड्री है नीचे से, और f इनवर्स x। जी हाँ, इन चारों बाउंड्री से जो बाउंडेड एरिया है, आज के बाद उसका सीधा का सीधा, जी हाँ, प्रोसेस हम जो समझेंगे उसके बाद सीधा आंसर आएगा। जी हाँ, सीधा तरीका सीखेंगे आज। लेकिन ध्यान रखना, हम यहां पर विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन, यानी जो फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसके इनवर्स से बाउंडेड एरिया चाहिए, वो इनवर्स नहीं निकालेंगे। जी हाँ, इनवर्स निकाले बिना एरिया निकालना ये तो कलाकारी है। जी हाँ, इस कलाकारी के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, जरा उस पर गौर कर लेते हैं मेरे बच्चे। हमें मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके इनवर्स x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b और हमारा x एक्सिस। जी हाँ, इन चारों बाउंड्रीज से एरिया भी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बिना फंक्शन का इनवर्स निकाले। समझिएगा मेरे बच्चे, मान लीजिए एक फंक्शन हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू fx। जी हाँ, एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू fx। एक और फंक्शन हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू gx, और gx के लिए क्या बोला हुआ है कि ये एक्चुअली f का इनवर्स फंक्शन है, यानी फंक्शन gx जो है वो f इनवर्स x है। अब हमें क्या बोला है कि हमें एरिया निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, कि भैया अब हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय f इनवर्स x, यानी वही gx जो आपका है, यस, x एक्सिस, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। अब सब आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, क्या, मान लीजिए ये कोई कर्व है, से ये कोई px कर्व है, ये x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू b है। हमें इस px का x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b बाउंड्रीज के बीच में x एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो एक्चुअली हमें ये एरिया निकालना है, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये एरिया कैसे निकल के आता है, इस तरह से a टू b डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन px। जी हाँ, मॉड ऑफ px, इसी से तो आपको पता है एरिया निकल के आता है। यदि हम ये मॉड ना लगाएं तो आपको पता है कि मॉड ना लगाने से क्या होता है कि आप px का डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल एरिया बाउंडेड बाय कर्व नहीं होता है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है वो आपको पता है। डेफिनेट इंटीग्रल इन दोनों लिमिट्स के बीच में एरिया जो एक्स एक्सिस के साथ कर्व ने बाउंड किया हुआ है उसका एल्जेब्रिक सम होता है। और एल्जेब्रिक सम भी कैसे मेरे बच्चे, आपको पता है कि जो हिस्सा यानी जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो प्लस साइन के साथ होता है, और जो एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो माइनस साइन के साथ होता है। तो जैसे मैं इस पर्टिकुलर स्केच की बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि यदि मैं यहां मॉड ना लगाऊं, डेफिनेट इंटीग्रल निकालूं, तो ये वाला एरिया जो यदि a1 है और ये वाला एरिया मेरे बच्चे यदि a2 है, तो हमें डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू क्या मिलेगी, a1 माइनस a2। जी हाँ, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि कर्व का एक्स एक्सिस के साथ दोनों वर्टिकल बाउंड्रीज के बीच में जो एरिया है वो एरिया चाहिए हमें। अब वो एरिया चाहिए तो फिर इसका मतलब एल्जेब्रिक सम में तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो एल्जेब्रिक सम तो नहीं होना चाहिए, तो क्या करें। जी हाँ, हम ऐसे में क्या करते हैं कि px की जगह मॉड्यूलस ऑफ px यूज करते हैं। उसका रीजन समझिएगा, आपको पता है कि एक्चुअली fx की जगह यदि हम मॉड fx की बात करें तो fx और मॉड fx के ग्राफ में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो ग्राफ fx का x एक्सिस के ऊपर है, मॉड fx में वो ग्राफ वैसा ही रहता है। जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है fx का, मॉड fx में वो ग्राफ भी ऊपर आ जाता है।
यही होता है ना। जी हाँ, तो होगा क्या कि यदि मैं मॉड px की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो आप सबको पता है कि मॉड px में एक्चुअली स्केच ये हो जाएगा कि ये वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, ये वाला जो है ऐसे आ जाएगा। तो होगा क्या, इस केस में एरिया ये आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, अलजेब्रिक सम जो हमें चाहिए। जी हाँ, ये अब हमें पता है कि इसका मतलब यदि किसी भी कर्व एक्स एक्सिस और x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b बाउंड्रीज के बीच में कभी एरिया निकालना हो तो उस कर्व की एब्सोल्यूट फंक्शन लेनी है, ठीक है, उसका लिमिट्स के बीच में डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। तो अब यदि मुझे f इनवर्स x यानी gx x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है मेरे बच्चे, तो आप सब जानते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा, बताओ, a टू b, बिल्कुल। फिर मॉड्यूलस ऑफ gx लिखें या f इनवर्स ऑफ x लिखें, एक ही बात है। जी हाँ, यही होगा एरिया, बिल्कुल होगा। लेकिन मेरे पास f इनवर्स तो है नहीं और हम चाह भी ये रहे हैं कि वो हम ना निकालें, कई बार निकालना आसान नहीं होता है, तो क्या करें, बिना f इनवर्स निकाले एरिया मिल जाएगा। आप बस इतनी सी कलाकारी, आप मेरे बच्चे ये सब्स्टिट्यूशन कर लें, f इनवर्स x को t ले लीजिए। अरे प्रॉब्लम यही तो है कि f इनवर्स x इंटीग्रेट नहीं होगा, कोई बात नहीं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। हमने f इनवर्स x को एक नया पैरामीटर t मान लिया। अब इतना ज्ञान तो हमारे पास है कि यदि f इनवर्स x t है तो x जो है वो f ऑफ t बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। डिफरेंशिएट करो जी मेरे बच्चे, क्या आ गया यहां से, dx इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ t dt आ गया। आया नहीं आया, आ गया ना, यस मेरे बच्चे, तो काम बन गया ना, क्योंकि f मेरे पास है, दिया हुआ होगा मुझे, है ना, और यदि वो दिया हुआ है तो f डैश तो मैं निकाल सकता हूं, बस लगाओ सब्स्टिट्यूशन, एरिया आ गया। कि यहां आपके पास एरिया क्या आ गया, जरा गौर से देखिएगा, ये मेरे बच्चे t ले लिया गया है, तो ये हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर यहां देखेंगे तो dx क्या बन गया, dx बन गया f डैश ऑफ t और dt, बिल्कुल। व्हाट अबाउट द लिमिट, यस, लिमिट तो बहुत आसान है, हमारे पास a और b x की वैल्यू है, तो भैया यहां x को a रखेंगे तो t का वैल्यू कितना हो गया, f इनवर्स a, यस, ये लिमिट हो गई f इनवर्स ऑफ a। फिर यहां पे x को b रखें, जो b वाली वैल्यू, तो t का वैल्यू कितना आ रहा है, जी बिल्कुल सही, f इनवर्स ऑफ b। लीजिए भैया, आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है आज के बाद कि बिना इनवर्स निकाले आप इससे एरिया निकाल सकते हैं। रीजन बिंग कि आपको पता है मॉड टी, कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ डैश क्योंकि एफ है तो आप एफ डैश लिख सकते हैं। प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रही होगी इन लिमिट्स को लेके, सर हमारे पास एफ इनवर्स तो है ही नहीं, तो एफ इनवर्स ए और एफ इनवर्स बी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। इनवर्स फंक्शन के केस में एक और चीज आपको बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चे, क्या कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, हाँ सिंपल। तो यदि मुझे x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये दो रिलेशन पता है, तो मैं बहुत आसानी से एफ इनवर्स a निकाल दूंगा। आप समझिए एफ इनवर्स के अंदर क्या रखा हुआ होता है, y रखा हुआ होता है, तो एक्चुअली ये जो एफ इनवर्स के अंदर a रखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं, ये y जो एफ एक्स है ना, इसको a के इक्वल रखना, इसको a के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेना, ये जो x होगा ये f इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ f इनवर्स b, तो अब आप क्या करेंगे, इस y को b रखेंगे, यानी fx इज इक्वल्स टू b रखेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, तो वही x तो क्या होगा, f इनवर्स b होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत आसान है। तो अब हम कंक्लूड करते हैं क्या, कि यदि किसी फंक्शन के इनवर्स x एक्सिस x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, इनसे बाउंडेड एरिया यदि आपको निकालना है, तो आज के बाद ये एरिया इतनी आसानी से इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जहां f इनवर्स a से f इनवर्स b लेना है, मॉड्यूलस ऑफ t लेना है, f डैश ऑफ t लेना है, t आपके पास होगा तो f डैश ऑफ t आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो क्वेश्चन आ गया है वो ये आ गया जी, देखो आप बच्चा क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय f इनवर्स x, x एक्सिस x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 6, वेयर fx इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। देखिएगा ये fx है, हमें पता है y इक्वल्स टू fx होता है,
और ये हमें एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक, हमें पता है एरिया अब हमें डायरेक्टली निकालना आता है। क्या? एफ इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू -2, फिर एफ इनवर्स ऑफ बी का वैल्यू 6, जी हाँ, मॉड्यूलस ऑफ टी, फिर एफ डैश टी आपको पता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x की जगह t देखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे बच्चे? 3t² प्लस 3, जी हाँ, और dt। यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, मसला सिर्फ रह गया है, यानी मामला जो रह गया वो सिर्फ एफ इनवर्स -2 और एफ इनवर्स 6 की वैल्यू निकालना। अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था? अभी अभी मैंने मेरे बच्चे आपको समझाया है कि एफ इनवर्स के अंदर y रखा हुआ होता है। तो एक्चुअली यदि एफ इनवर्स -2 की बात की जाए तो y का वैल्यू 2 है और हमें एफ इनवर्स y यानी x निकालना है। जी हाँ, ये मैंने अभी भी बताया कि y इज इक्वल्स टू fx है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y होता है। तो मेरे बच्चे यदि मुझे एफ इनवर्स -2 निकालना है तो इस रिलेशन में x को -2 रखे ना, y को -2। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स के अंदर हमेशा y होता है, तो y को -2 रखते हैं। तो लीजिए, पहला मैं लेता हूं y इज इक्वल्स टू -2 और हमारा y किसके इक्वल है? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। जी हाँ, यहां से रिलेशन आया एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और मेरे बच्चे, मुझे देखकर ही यहां पर x की वैल्यू -1 समझ में आती है, बिल्कुल आ रही है। देखो, x इज इक्वल्स टू -1 से क्यूबिक सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर ये तो क्यूबिक है, यहां तो x की 3 वैल्यूज भी आ सकती हैं, आप खाली -1 से ही क्यों प्यार मोहब्बत कर रहे हैं? मैं प्यार मोहब्बत किसी से नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चे, मैं एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा दें। क्या? कि यार x इक्वल्स टू -1 यदि मुझे दिख रहा है तो जो दिख रहा है वो असल है। क्यों? सिंपल, कि भाई y की एक वैल्यू के लिए x की एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाए, फंक्शन मैनी वन हो जाता है, और मैनी वन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता। हाँ, और हमें हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल दिया हुआ है। मतलब क्या? कि भैया जो वैल्यू आपको दिखे उससे समझौता कर लो, वही असल वैल्यू है, सीधा उसी पर काम करना शुरू कर दो। उसके अलावा वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, और यदि करेगी गलती से तो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल बोला हुआ है। तो बहुत क्लियर है मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, यहां पर हमारे काम की वैल्यू ये है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये 90% केसेस के अंदर आपको देखकर मिल जाए। शुरू हो जाते हैं। तो अब हमें दिख रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये -1 आ गई। ऐसे ही इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाले मेरे बच्चे, तो अब हमें y का वैल्यू 6 दिखता है, तो y को 6 रखो, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब देखो, आप यहां पे क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बहुत सही, आप तुरंत बोल दिए कि सर ये तो x इक्वल्स टू 1 से सेटिस्फाई हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है मेरे बच्चे, इसका मतलब क्लियर है। अब आप समझ गए कि ये वैल्यू 1 हो गई। अब हमारा जो एरिया निकल के आने वाला है वो इस इंटीग्रल से निकल के आने वाला है -1 से +1 और मॉड्यूलस ऑफ t, और यहां पे 3 टाइम्स ऑफ t² प्लस 1 dt। अब -a से +a में जो इंटीग्रेशन करना होता है जिस फंक्शन का, उस फंक्शन पर हम क्या देखते हैं? इवन है या ऑड है। ये फंक्शन साफ साफ दिख रहा है इवन है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 3 तो बाहर आ ही गया। हाँ, ये इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं? 0 to 1 और t, और मेरे बच्चे t² प्लस 1 dt। कहां से आया आप जानते हैं ना? यस, -a to a fx dx जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx होता है जब फंक्शन f इवन हो। तो ये पूरा का पूरा इवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब तो इससे आसान इंटीग्रेशन कहाँ से मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, t³ का इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है t⁴/4। t का इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है t²/2। इस पर वैल्यू हमें देनी है 0 से लेके 1 दे रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि 1/4 प्लस 1/2 3/4, तो 6 × 3/4। जी हाँ, 0 पे तो वैल्यू 0 आ ही रही है, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाता है 9/2। जी हाँ,
तो जो हमारा बाउंडेड एरिया जो रिक्वायर्ड था उसकी वैल्यू 9/2 आ जाती है। देखिए बिना इनवर्स निकाले हुए हमने बहुत आसानी से एरिया निकाल दिया। चलिए एक और क्वेश्चन। ओहो डरा रहा है बाउंसर से। जी हाँ, बाउंसर से डराने की कोशिश है, लेकिन आप प्रॉपर पोजीशन लो और बिल्कुल बाउंड्री के बाहर हुक करना है। जी कैसे? घबराना मना है, डर के आगे ही जीते। जी हाँ, आप सबको पता है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कोटेशंस हैं, आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पहला काम अब हमें क्या करना है, जो आता है वो लिखना है। आता क्या है भैया? एरिया जो है वो ये होता है, बताइए F इनवर्स ए की वैल्यू बताओ जी मेरे बच्चे। अच्छा यह इसने एक और चीज दी है, देखो y इक्वल्स टू gx, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 4। ये एडिशनल दे दिया ना, कोई एडिशनल नहीं है। आपको चेक करना है क्या आपको x एक्सिस की इक्वेशन भी आती है नहीं आती है? जी हाँ, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 ही तो होती है। तो यही तो कह रहा है वो gx, जो कि क्या है fx का इनवर्स है। उस gx से x इक्वल्स टू -1 से x इक्वल्स टू 4 से y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस से बाउंडेड एरिया चाहिए। वही है जो अब हम पढ़ रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, तो f इनवर्स ऑफ a का वैल्यू कितना दिख रहा है बच्चा? -1 लिख दिया जी। फिर b का वैल्यू 4, तो यहां आ जाएगा f इनवर्स ऑफ 4, बिल्कुल हो जाएगा। यहां आपको पता है क्या करना होता है, मॉड्यूलस ऑफ t f डैश ऑफ t dt। जी हाँ मेरे बच्चे, तो अब हमारे लिए कलाकारी वाला काम क्या रह गया है? कलाकारी वाला काम रह गया है f इनवर्स 4 और f इनवर्स -1 की वैल्यू निकालना। फिर वही हमारा ज्ञान क्या कि f इनवर्स के अंदर y रखा हुआ होता है और हमारा y जो है वो ये है। तो f इनवर्स के अंदर y यानी y की वैल्यू -1, तो पहली बार तो हम y को -1 करते हैं और हमारा y क्या है मेरे बच्चे? x³ अपॉन 24 प्लस x²/8 प्लस यहाँ पे 13x/12 और साथ में +1, ये है बच्चा। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? थोड़ा सा काम है। जी हाँ, इसीलिए तो बाउंसर बोला है। तो क्या करें? कुछ नहीं करना बच्चे, बहुत आसान है। देखो आप x³ इन सब का एलसीएम मुझे 24 दिख रहा है, तो x³ और साथ में मुझे यहाँ दिख रहा है 3x², यहाँ दिख रहा है 26x, बिल्कुल दिख रहा है। फिर यहाँ पे मुझे इस -1 को वहां लेके जाता हूं तो +2 बन जाता है, तो प्लस में 24 इज इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। जी हाँ, प्लस में 24 नहीं, यहाँ 48। जी हाँ, प्लस में 48, 24 तो एलसीएम है, तो और 2 वहां आ गया है, तो प्लस में 48 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है x शायद कोई माइनस वाला काम का हो जाए। यदि मैं x का वैल्यू -2 लेता हूं तो ये -52 बन गया और यहाँ पे -8 बन गया, तो आपको दिख रहा है -60 हो गया। और यहाँ पे यदि हम देखें तो -2 पे 12 और ये 48 60, मतलब मुझे दिख रहा है x इक्वल्स टू -2। जैसा मैंने कहा, जो दिखता है वही असल होता है। जी हाँ बच्चे, किसी और चीज की टेंशन लेनी ही नहीं है, आएगा ही नहीं, इनवर्टिबल फंक्शन है। फिर मैं बात करता हूं क्या कि अब हमारा f इनवर्स 4 निकालने वाली जो बारी है उसमें हमें क्या करना है? y को 4 लेना है। तो y को 4 ले लिया बच्चे, वापस वही वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो आपको दिख रहा है x³/24 प्लस x²/8 प्लस 13x/12 प्लस 1। जी हाँ, अब जरा गौर से देखिएगा, ये 4 वहां जाएगा, -3 बन जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? x³ प्लस 3x² प्लस 26x -3 and 24 -72 इज इक्वल्स टू 0। जी हाँ, x की वैल्यू 2 लेके देखो तो ये दिखता है 52, ये दिखता है 12, जी हाँ 64, ये 8। ओहो बन गया जी काम। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 अगली वैल्यू है, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब समझ में आ गया, ये जनाब तो -2 है और ये वाली वैल्यू 2 है। अब हमारा एरिया क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? -2 से लेके 2 मॉड्यूलस ऑफ t f डैश ऑफ t। बताइए, आपके पास f है, डिफरेंशिएट करो जी इसको, f डैश निकालेंगे तो 3x² अपॉन 24, यानी आपको दिख रहा है t²/8। जी हाँ, फिर ये आपको दिख रहा है मेरे बच्चे t/4, फिर यहां पे दिखता है आपको कितना? 13/12 dt। फिर ये -a से a है,
फिर यदि हम देखते हैं इवन ऑड, तो आप सबको दिख रहा है मेरे बच्चे, एक बड़ी मजेदार चीज आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये दोनों टर्म मिलके तो क्या बना रहे हैं, एक इवन फंक्शन बना रहे हैं, और ये वाला जो अकेला टर्म है ये ऑड है, क्योंकि बाहर वाला तो इवन है। मतलब समझ में आ गया कि यदि मैं इसमें t को -t रखूंगा तो माइनस बाहर आएगा, इसमें रखूंगा तो नहीं आएगा, इसमें रखूंगा तो नहीं आएगा, इसका ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। वही बात कि -a से a fx dx जो है वो आपको पता है कि 0 होता है यदि f ऑड हो जाए, और 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो जाता है यदि f इवन हो जाए। जी हाँ, बस यहाँ f dx ये आपको पता है। तो वही हम कर रहे हैं, ये ऑड है इसका 0 हो गया, इवन वाले में हम इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, लिमिट 0 से 2 कर देते हैं। ये बन जाएगा मेरे बच्चे t, और यहाँ आपके पास बचेगा एक तो t² 8 और एक बचेगा 13/12 dt। ईमानदारी से आराम से कैलकुलेशन करना, जल्दबाजी मत करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब देखिए 2 इंटीग्रेशन किया, t³ है तो t4/4, यानी मुझे दिखता है यहाँ से, बताइए क्या, t4/32। जी हाँ, फिर दिखता है मेरे बच्चे t, तो t², तो आपको दिख रहा है 13t²/24। वैल्यू क्या देनी है, 0 से 2 देनी है। बिल्कुल 0 पे 0 होने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां इसको सॉल्व कर देंगे। 2 बाहर है, इसको आपने वैल्यू दी तो यहां आपको दिखा है 16/32 यानी 1/2। फिर यहां 2 दिया मेरे बच्चे, तो आपको दिख रहा है ये 4 और ये 24, तो ये 6 यानी 13/6 दिख रहा है। जी हाँ, तो ये आपके पास 13/6 आ जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, 2 रखा तो ये 4 बन गया, 6 हो गया, 13/6 आ गया। 0 पे 0 हो ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से मुझे क्या दिख रहा है, ये 1 प्लस आपको क्या दिख रहा है, 13/3 दिख रहा है। 13/3 यानी यहां से आंसर मुझे 16/3 नजर आ रहा है। देखिए कोई आंसर है, यस जी, ये ना 16/3 आंसर। तो देखिए बहुत प्यार से हमने सीधा हमारा शॉर्टकट लगाया, उसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन है वो कॉन्शियसली करी, और हमने बिना इनवर्स निकाले हुए फंक्शन का एरिया निकाल लिया इनवर्स का। जी हाँ, तो अब अगले क्वेश्चन की बारी है और ये आपको करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शॉर्टकट। स्टे हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.